बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 3.5 का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। देयर आर 3 मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। अच्छा, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनमें कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास ये इक्वेशन है 2x + 3y = 0, 3x - 7y = 2 और ये दो इक्वेशंस हैं। तो ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज एक कांस्टेंट वैल्यू तो ज़ीरो है बट दूसरी ज़ीरो नहीं है। इसी तरह अगर यहाँ पर 6 है तो ये भी सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। तो याद रखिएगा कि सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसमें कांस्टेंट वैल्यू जो है वो ज़ीरो ना हो गिवन इक्वेशंस में। इंडिविजुअल अगर इक्वेशन को आप डील कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है आपके पास 3x + y = 0, तो ये आपकी होमोजीनियस इक्वेशन है इंडिविजुअली। लेकिन अगर ये किसी पेयर के साथ आप डिस्कस कर रहे हैं इसको और वहाँ पे सारी इक्वेशंस के कांस्टेंट वैल्यू ज़ीरो नहीं है, तो फिर ये होगा सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये जो आपकी दो इक्वेशन हैं जो मैंने एग्जांपल में आपके सामने लिखी हैं, ये हैं सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इसलिए कि x और y की पावर 1 है, और नॉन होमोजीनियस इसलिए कि राइट साइड पे जो कांस्टेंट वैल्यू हैं वो ज़ीरो नहीं है दोनों इक्वेशंस में। तो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। तो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हमने 2 मेथड डिस्कस किए हैं, दैट इज़ क्रैमर रूल और यूजिंग मैट्रिसेस और मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये हमने डिस्कस किए हैं लेक्चर नंबर 1 और 2 में। अब लेक्चर नंबर 3 में हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे कि हाउ टू सॉल्व the system of non-homogeneous linear equation by using echelon and reduced echelon form। echelon form और reduced echelon form 3.4 क्वेश्चन 10 में आपके साथ डिटेल के साथ डिस्कस हुआ है कि जब आप गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको आप लेकर जाते हो एचलॉन फॉर्म में, जिसमें आप लीडिंग वैल्यूज़ पहले डिफरेंट रोज़ में देखते हो और उन लीडिंग वैल्यूज़ के नीचे जो एंट्रीज़ हैं उनको आप क्या बनाते हो, ज़ीरो बनाते हो। और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक कि कोई रो आपकी 1 या 2 रोज़ कंप्लीट ज़ीरो ना हो जाए। तो आफ्टर द फाइनल रिज़ल्ट जो भी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स आपके सामने आती है उसको हम एचलॉन फॉर्म कहते हैं। और अगर आपकी एचलॉन फॉर्म इस तरह से हो कि लीडिंग वैल्यू के अलावा बाकी उस कॉलम में सारी एंट्रीज ज़ीरो हों, यानी मैट्रिक्स एक आपके सामने आता है आफ्टर अप्लाइंग रो ऑपरेशंस कि उसमें लीडिंग वैल्यू के अलावा बाकी सारी उस कॉलम के अंदर एंट्रीज ज़ीरो हों और वो लीडिंग वैल्यू क्या हो, 1 हो, तो उसको हम रिड्यूस एचलॉन फॉर्म कहते हैं। तो आज हम थर्ड मेथड यूज़ करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। उसके 3 पार्ट हैं, 3 में से एक मैं सॉल्व कर दूंगा, 2 सिमिलर हैं, वो आप खुद अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है जी स्टूडेंट, ये सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। एज़ यू कैन सी कि राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यू ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे 2 है, -1 है, 9 है। तो राइट साइड पे अगर ऑल कांस्टेंट वैल्यू ज़ीरो हों तो उसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। तो ये है सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बिकॉज द कांस्टेंट वैल्यू इज़ नॉट ज़ीरो इन ऑल 3 इक्वेशंस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे पहले हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, फिर हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एचलॉन एंड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। उसके थ्रू हम अननोन वेरिएबल x, y और z की क्या फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाते हैं। सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लेके जाते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कोफिशिएंट का मैट्रिक्स आ जाएगा 1 2 2 2 1 3 1 2 -1। वेरिएबल आ गए x, y और z, और कांस्टेंट वैल्यूज़ आ गई हमारे पास 2 1 -1 और 9, 2 -1 और 9। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि रीसाइज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल, यानी ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है
कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स का, इसको रीसाइज करना है आपने कॉलम वाइज, यानी कॉलम वाइज इसका साइज हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और कैसे इंक्रीज करेंगे कि ये जो कांस्टेंट वैल्यू का मैट्रिक्स है ये हम इसके अंदर क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। तो मर्ज करके जो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास आएगा उसको हम लीनियर अलजेब्रा में क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। मैं रिपीट कर दूं दोबारा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, टू रीसाइज द मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल के कोफिशिएंट्स हैं, उनका मैट्रिक्स है, इसको आप रीसाइज करेंगे कॉलम वाइज। किस तरह रीसाइज करेंगे कि ये मैट्रिक्स जो कांस्टेंट का है ये उठा के हम इसके अंदर क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। यानी होगा ये कि जब हम ए और बी को कंबाइन करेंगे तो जो न्यू मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा इसको हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। ये हमारा क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और इसके ऊपर फिर हम रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको पहले हम चेंज करेंगे एचलॉन फॉर्म में, इक्वेशंस को दोबारा से सॉल्व करेंगे, गिवन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म से इक्वेशन फॉर्म में लेके जाएंगे और सॉल्व करेंगे, वैल्यूज़ निकालेंगे एक्स और वाई की, फिर फाइनली उसी मैट्रिक्स को रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे और दोबारा से उस मैट्रिक्स को इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे वो दोनों रिजल्ट सेम आने चाहिए, यानी जो हम एचलॉन फॉर्म से रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे एक्स और वाई और जी के लिए, और जो हम रिड्यूस एचलॉन फॉर्म से कैलकुलेट करेंगे वो क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है कि आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को मर्ज करोगे। ये कॉलम मैट्रिक्स है, इसको आप कॉलम वाइज इसमें ले जाके जब आप मर्ज करेंगे तो ये आपका कोफिशिएंट का जो मैट्रिक्स है ये रीसाइज हो जाएगा, इसका साइज बढ़ जाएगा और ये जो न्यू मैट्रिक्स आएगा इसको हम क्या कहेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहेंगे। और उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर फिर हम क्या अप्लाई करेंगे, रो ऑपरेशन, और उसके थ्रू पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे एचलॉन फॉर्म में एंड देन फर्दर रिड्यूस करके उसको हम रिड्यूस रो एचलॉन फॉर्म में ले जाएंगे। जी स्टूडेंट, ये आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ गया। इसमें मैंने क्या किया है, ये जो हमारा कांस्टेंट का मैट्रिक्स था कॉलम मैट्रिक्स, इसको मैंने कोफिशिएंट के मैट्रिक्स के अंदर इंसर्ट कर दिया, रीसाइज हो गया हमारा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। और ये जो न्यू मैट्रिक्स आया है इसको हम क्या कहते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब हम इस पर अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन और उसके थ्रू पहले मैं इसको कन्वर्ट करूँगा एचलॉन फॉर्म में, देन रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में, और जो हमारे वेरिएबल है एक्स वाई जी उनकी हम वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट, अब आपने इसको कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, जिसमें आप रोज़ को रोज़ में ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, किसी रो को किसी दूसरी रो के साथ इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके थ्रू आपने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एचलॉन फॉर्म में। अब ज़रा गौर से सुने कि एचलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप फर्स्ट रो पे जाएंगे, लेफ़्ट से आपने फर्स्ट रो में देखना है, जो पहली एंट्री आपको मिलेगी वो आपकी लीडिंग एंट्री होगी। तो मुझे यहाँ पे लीडिंग एंट्री क्या मिल रही है जी, 1। अगर इन केस 0 है तो नेक्स्ट एंट्री फिर आपकी लीडिंग एंट्री होगी। बहरहाल यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो 1 मेरी क्या है, लीडिंग एंट्री है। अच्छा, 1 जब लीडिंग एंट्री है मेरी और मैंने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, एचलॉन फॉर्म में, तो यहाँ ऑलरेडी वैल्यू मेरे पास 1 है। इन केस अगर 1 नहीं होगी तो पहले मैं इस एंट्री को क्या बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा बाय यूजिंग सम रो ऑपरेशन। तो ये क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एंट्री 1 है तो एक स्टेप हमारा लेस हो गया। अब कैसे इसको हम एचलॉन फॉर्म में लेके जाएंगे, तो बेटा जब आपको लीडिंग एंट्री मिल गई 1 फर्स्ट रो में, तो उसके नीचे वाली दोनों एंट्रीज को आपने 0 बनाना है। बी केयरफुल, ये स्टेप याद रखें कि पहले आपने रो 1 में जाना है, रो 1 में आपने ढूंढना है लीडिंग एंट्री, लेफ्ट साइड से जो भी पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू होगी वो मिल गई आपको, 1 है, ऑलरेडी 1 है, अगर नहीं होती तो उसको आप 1 बनाते। उसके बाद आपने इस 1 के नीचे जो एंट्रीज हैं उनको 0 बनाना है। किस तरह 0 बनाना है, बाय यूजिंग रो ऑपरेशन, ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें, दैट इज डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1 मुझे मिल गई है, लीडिंग वैल्यू 1 है, मैं इसके नीचे 2 0 बनाऊंगा। उसके लिए अगर मैं डायरेक्टली माइनस करूँ फर्स्ट रो को लास्ट 2 रोज में से तो मुझे 0 नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड और थर्ड रो में से माइनस करूं तो मेरी ये 2 एंट्रीज क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो जब आप एचलॉन फॉर्म में मैट्रिक्स को लेके जा रहे होंगे तो आपने सीक्वेंस में चलना है। जब आप सीख जाएं तो फिर आप कोई भी रो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, यानी R2 से बेशक आप पहले ऑपरेट कर लें, R3 से, दैट इज़ अप टू यू। लेकिन क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं तो एक सीक्वेंस को फॉलो करें तो क्वेश्चन आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा और मिस्टेक भी नहीं होगी। और वो सीक्वेंस क्या है कि पहला ऑपरेशन आपने R1 से को लेके परफॉर्म करना है, दूसरा ऑपरेशन आपने R2 को लेके परफॉर्म करना है और तीसरा ऑपरेशन आपने R3 को लेके परफॉर्म करना है, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना है
और इसी सीक्वेंस के थ्रू आपने गिवन मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है किस में, एचेलॉन फॉर्म में। तो लीडिंग वैल्यू 1 मिल गई मुझे, उसके नीचे दो एंट्रीज को मैं 0 बनाऊंगा। ऑपरेशन ये होगा बाय R2 माइनस 2R1, R2 चेंज होगी, और इसी तरह R3 माइनस 2R1, R3 चेंज होगी। तो क्या ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं कि फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके सेकंड और थर्ड रो में से माइनस कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो की हर एंट्री 2 से मल्टीप्लाई होगी अप टू दिस कांस्टेंट, और नीचे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये देखें ये ऑपरेशन मैं आपके सामने लिखता हूँ। अब फर्स्ट रो तो अनचेंज रहेगी, 1 2 1 कॉलन 2, अच्छा जी ये हो गया 2 माइनस 2, 2 माइनस 2, जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 4, 3 माइनस 4, ठीक है जी, 2 2 4, यहाँ माइनस कर रहे हैं, 2 माइनस 2 और 1 माइनस 2, ये कॉलन का साइन। जो ऑपरेशन आपने कोफिशिएंट के मैट्रिक्स में परफॉर्म करना है वही आपने कॉलन के दूसरी साइड पे जो आपका ऑगमेंटेड है, ये पूरे इस पूरे को आप क्या रीड करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, वही आपने कॉलन के उस साइड पे भी ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इधर माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से माइनस करेंगे तो -4 हो जाएगा। ये देखें पहले दो ऑपरेशन आपने परफॉर्म कर दिए। तो लीडिंग वैल्यू आपको मिली 1 फर्स्ट रो में, यही प्रोसेस आपने फॉलो करना है। जब लीडिंग वैल्यू मिल जाए तो उसके नीचे आपने दो एंट्रीज को 0 बनाना है। तो सिंप्लीफाई करके हमारे पास देखें रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब मैं इसका सिंप्लीफाइड रिजल्ट लिख रहा हूँ, 1 0 0 2 -3 -1 1 0 -3 कॉलन, ये पार्टीशनिंग है, 2 -5 और 5। ये देखें आपका फर्स्ट कॉलम जो है वो रेडी हो गया है। यानी आप मूव कर रहे हैं आस्ता आस्ता इस मैट्रिक्स को, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एचेलॉन फॉर्म में। तो उसके लिए आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि आपने फर्स्ट लीडिंग वैल्यू जो थी फर्स्ट रो की उसको 1 ऑलरेडी 1 थी और इसके नीचे 2 0 बनाए। अब आपने क्या करना है, अब आपने मूव करना है सेकंड रो पे। अब आप सेकंड रो पे आओगे, सेकंड रो पे आपने सेकंड रो की लीडिंग वैल्यू देखनी है कि क्या है। तो लीडिंग वैल्यू 0 के अलावा जो भी वेरी नेक्स्ट वैल्यू होती है वो आपकी लीडिंग वैल्यू होती है, और वो यहाँ पर -3 है। किस में जा रहे हैं आप, एचेलॉन फॉर्म में। तो इट शुड बी, इट मस्ट बी 1, इसको क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के यहाँ पर दो ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 कि आप इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी सेकंड रो को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे भी यहाँ 1 हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दें, यानी सेकंड और थर्ड को, तो यहाँ 1 आ जाएगा, बाद में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 आ जाएगा। तो फ्रैक्शन से आप बच जाएंगे। अगर आप फ्रैक्शन को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप इन दोनों रोज को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। लेकिन क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो हम एक सीक्वेंस में ही चलते हैं कि फर्स्ट मैंने ऑपरेशन किससे परफॉर्म किया, मैं गया था जी किस पे, फर्स्ट रो पे। फर्स्ट रो की लीडिंग वैल्यू मुझे मिल गई 1, ऑलरेडी 1 थी, 1 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, नीचे मैंने 2 0 बना दिए। फिर मैं मूव करूंगा सेकंड रो पे। जब मैं सेकंड रो पे जाऊंगा तो उसकी लीडिंग वैल्यू आपने देखनी है, लीडिंग वैल्यू लेफ्ट साइड से देखनी है। तो लेफ्ट से पहली वैल्यू तो 0 है, वो लीडिंग वैल्यू नहीं होती। 0 के अलावा जो भी वेरी नेक्स्ट नंबर होगा, नॉन ज़ीरो नंबर, वो आपकी लीडिंग वैल्यू होगी। वो मुझे मिल गई -3। अब इस -3 को मैं 1 बनाऊंगा पहले, फिर इसके नीचे 0 बनाऊंगा। यानी क्या प्रोसेस होगा, लीडिंग वैल्यू ढूंढेंगे आप, उसको 1 बनाएंगे और उसके नीचे 0। इसी तरह आप मूव करते जाएंगे, थर्ड रो में आएंगे, ठीक है। अब इस यहाँ पे 1 नहीं है, इसको मैंने 1 बनाना है, तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दूं, वो भी आप कर सकते हैं, और सेकेंडली मैं ये कर सकता हूं कि मैं इसको सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 1/3 से। तो उससे भी बेटा ये आपको वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगी, 1। तो मैं सीक्वेंस में चलता हूँ ताकि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें। तो मैं यहाँ पे इसको 1 बनाने के लिए -1/3 से क्या कर रहा हूँ, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जी स्टूडेंट। सेकंड रो पे आप गए, सेकंड रो की सेकंड एंट्री को आपने 1 बनाना है, क्योंकि लीडिंग वैल्यू आपकी क्या होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। फिर उसके नीचे 0 बनाना है। ये प्रोसेस है इन टू कन्वर्ट द गिवन मैट्रिक्स इनटू एचेलॉन फॉर्म, कि आपने लीडिंग वैल्यू 1 बनाई फर्स्ट रो की, उसके नीचे दोनों एंट्रीज को 0 बनाया। अब आप सेकंड रो पे आए, सेकंड रो पे यहाँ पे एंट्री आपके पास क्या थी, -3। इसको आपने 1 बनाया। मैंने आपको बताया कि उसके काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास हैं, जब आप सीख जाएं तो वो ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं रोज़ ऑपरेशन के अंदर ही वो ऑप्शन, और उसके थ्रू ज़रूरी नहीं है कि आपने 1/-3 से मल्टीप्लाई करके इसको 1 बनाना है, आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करके
इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें तो भी ये क्या बन जाएगा +1। तो मैंने आपको बताया क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं तो एक सीक्वेंस को हम फॉलो करते हैं। जब आप सीख जाएं तो देन यू हैव मैनी ऑप्शन टू अप्लाई द रो ऑपरेशंस टू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एचेलॉन फॉर्म एंड फर्दर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म। जब आप एक दफ़ा इसका कॉन्सेप्ट आप ग्रिप कर लेते हैं अच्छी तरह से तो उसके बाद आप इस पर डिफरेंट वेज हैं रो ऑपरेशन अप्लाई करने के। ठीक है जी, अभी आप सीख रहे हैं तो एक सीक्वेंस में चलें। तो यहाँ पे हमने 1 बनाया, इसको किससे -1/3 से मल्टीप्लाई करके, यानी सेकंड ऑपरेशन में किससे परफॉर्म करूँगा, बाय यूजिंग R2। अब इधर आ जाएं, ये 1 बन गया, किस में जा रहे हैं हम, एचेलॉन फॉर्म में। तो लीडिंग वैल्यू मेरे पास 1 थी पहली रो में, मैंने पहले उसके नीचे 2 0 बनाए। अब लीडिंग वैल्यू मैंने 1 बनाई पहले, अब उसके नीचे 0 बनाऊंगा। जितनी भी रोज होंगी नीचे फर्दर इस 1 के नीचे, उनके नीचे वाली एंट्रीज को आपने 0 बनाना है। तो एक ही रो है मेरे पास, थर्ड रो, इस एंट्री को मैंने 0 करना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, बाय R3 में आप R2 को ऐड कर देंगे तो R3 में चेंज आएगा। तो क्या मिल जाएगी वैल्यू आपको, 1 0 0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब मैं, 2 1 0 1 0 -3 ही रहेगा, कॉलन ये सेपरेशन है। अच्छा जी, 2 5/3 और ये 5 + 5/3 रफ में हम कर लेते हैं। तो 5 + 5/3 आप करेंगे तो 3 5 = 15, 15 + 5 तो ये आपके पास आ जाएगा 20/3। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, 20/3। रफ कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिख लें आप। तो क्या किया हमने, थर्ड रो के अंदर सेकंड रो को हमने ऐड किया। तो ये देखें आपका सेकंड कॉलम भी सेकंड रो भी रेडी हो गई है। यानी इस एंट्री को 1 बनाया, उसके नीचे आपने 2 0 बनाए, इस एंट्री को 1 बनाया और इसके नीचे 0 बनाया। अब हम मूव करेंगे बेटा थर्ड रो के ऊपर। अच्छा, जब आप थर्ड रो पे मूव करेंगे तो अगेन आप इसको किस में लेके जा रहे हैं, एचेलॉन फॉर्म में। तो थर्ड रो की थर्ड एंट्री जो भी नॉन जीरो एंट्री होगी लेफ्ट से अपने चलते जाना है, दैट शुड बी 1। अब यहाँ पे इसको 1 बनाना है आपने, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, थर्ड रो को -1/3 से। उससे ये आपकी जो थर्ड रो की थर्ड एंट्री है वो 1 बन जाएगी। तो जो रिक्वायरमेंट है एचेलॉन फॉर्म की वो फुलफिल होगी। फिर उसके नीचे 0 बनाएंगे, तो उसके नीचे तो क्योंकि फर्दर हमारे पास कोई रो नहीं है तो यहीं हम स्टॉप कर देंगे। ये आपकी आ जाएगी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, सॉरी रो एचेलॉन फॉर्म, सिंपल एचेलॉन फॉर्म। और फर्दर फिर हम इसको आगे जब लेके जाएंगे तो वो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन पहले हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, एचेलॉन फॉर्म में। तो इसको 1 बनाने के लिए मैंने क्या किया, थर्ड रो को -1/3 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखें क्या चीज़ चेंज होगी, सिर्फ आपकी थर्ड रो चेंज होगी, ओनली थर्ड रो। तो 1 2 1 कॉलन 2, सेकेंड रो एज इट इज़ रहेगी 0 1 0 कॉलन 5/3 और 0 0 1 और ये हो जाएगा 20/-9, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये बेटा आपकी आ गई एचेलॉन फॉर्म। कैसे पता चला कि एचेलॉन फॉर्म है, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो मैं यहाँ रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी एचेलॉन फॉर्म की ये होती है कि अगर कोई रो आपकी कंप्लीट 0 हो जाए ड्यूरिंग कन्वर्टिंग अ मैट्रिक्स इनटू एचेलॉन फॉर्म, तो वो लास्ट में आनी चाहिए, वो रो सबसे लास्ट में बॉटम में आएगी। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई नहीं होगी क्योंकि कोई रो आपकी कंप्लीट 0 नहीं है। अब आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी पे। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा आपकी ये होती है कि जो आपकी लीडिंग वैल्यू होगी हर रो की, नेक्स्ट लीडिंग वैल्यू उसके राइट पे आएगी। तो वो देखें फुलफिल हो रही है, ज़रा गौर से देखें, लीडिंग वैल्यू इसकी 1 है, नेक्स्ट लीडिंग वैल्यू देखें इसके कहाँ पे आ रही है, राइट पे आ रही है। फिर नेक्स्ट लीडिंग वैल्यू जो है यानी थर्ड रो की वो इसके राइट पे आ रही है। तो दोनों प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो रही हैं। तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी एचेलॉन फॉर्म की ये होती है कि लीडिंग वैल्यू के नीचे वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो ज़रा गौर से देखें, ये लीडिंग वैल्यू 1 है, इसके नीचे दोनों वैल्यू 0 हैं। ये लीडिंग वैल्यू 1 है, इसके नीचे वाली वैल्यू 0 और इसके नीचे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, सही है। तो वो हम यहाँ पे इस थर्ड रो के लिए नहीं देखेंगे। तो तीनों प्रॉपर्टीज़ आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं। नंबर 1, 0 वाली रो आखिरी रो होनी चाहिए, तो क्योंकि 0 नहीं है वो अप्लाई नहीं होगी। सेकंड कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो लीडिंग वैल्यू होगी नेक्स्ट रो की लीडिंग वैल्यू प्रीवियस रो की लीडिंग वैल्यू के राइट पे आएगी, वो भी फुलफिल हो रही है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि लीडिंग वैल्यू के नीचे जो आपके एलिमेंट्स या एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए, वो भी फुलफिल हो रही है। तो बेटा ये आपके पास क्या आ गई, आपकी
रो एचलॉन फॉर्म आ गई। रो एचलॉन फॉर्म इसलिए कह रहे हैं कि हमने इसको रो ऑपरेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट किया है, एचलॉन फॉर्म में, इसलिए हम इसको कहेंगे रो एचलॉन फॉर्म। जी स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास आ गई रो एचलॉन फॉर्म, ये मैंने दोबारा इसको यहाँ पे लिख दिया है। तो कैसे आइडेंटिफाई करना है आपने कि ये रो एचलॉन फॉर्म है आपकी, कि लीडिंग वैल्यू के नीचे एंट्रीज आपकी जीरो होनी चाहिए और लीडिंग वैल्यू जो होगी हर रो की वो प्रीवियस रो की लीडिंग वैल्यू के राइट पे आ रही होगी। तो ये देखें ये फॉर्मेशन बन रही है, इसलिए इसको हम एचलॉन फॉर्म कहते हैं। एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन होती है, ये देखें 1 1 1 आपके इस तरह से आ रहे हैं, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रो एचलॉन फॉर्म। इस एंट्री को देखें, ये लीडिंग वैल्यू है आपकी सेकंड रो की, नीचे एंट्री जीरो है। ये लीडिंग वैल्यू है आपकी थर्ड रो की, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए ये यहाँ पर हम स्टॉप कर देंगे। ये आपकी आ गई रो एचलॉन फॉर्म। अब हम इसको दोबारा से इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे बेटा। अब इसको हम दोबारा से इक्वेशन फॉर्म में लेके जाएंगे। किस तरह से, तो ये देखें ये आपका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है और ये आपने सेपरेशन की हुई है और ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये तो आपने मर्ज करके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया था। अब दोबारा से हम इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे। ये x का कोफिशिएंट है, ये y का, ये z का, ये x का कोफिशिएंट है, ये y का, ये z का, ये x और y और z। तो पहली इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y प्लस 1 प्लस z इक्वल टू 2। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सेकंड, x भी ज़ीरो है, y है और z भी ज़ीरो है, तो ये एक तरह से आपको ये देखो y की वैल्यू मिल गई। ये आपको y की वैल्यू क्या मिल गई, 5/3। लास्ट इक्वेशन जब आप लिखेंगे तो x भी ज़ीरो है, y भी ज़ीरो है, तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी -20/9। ये देखें, ये आपने गिवन मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट किया, एचलॉन फॉर्म में। और बाय चेंजिंग इनटू एचलॉन फॉर्म, आप जब एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे मैट्रिक्स को कम्प्लीटली, तो उसके बाद बेटा आपने गिवन मैट्रिक्स को जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपका कोफिशिएंट का मैट्रिक्स था। ये आपका ये जो 3 कॉलम्स हैं ये आपके कोफिशिएंट्स हैं, किसके, वेरिएबल्स के। और ये जो 4th कॉलम आपने इसमें इंसर्ट किया था, रीसाइज किया था इस मैट्रिक्स को, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं बेसिकली। ये क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं। तो क्या करना है, जब आप इक्वेशंस लिखेंगे तो ये वेरिएबल के कोफिशिएंट है और ये कांस्टेंट है। तो देखें x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 2 एंड देन आपने सेकंड इक्वेशन लिख ली और थर्ड। तो देखें 2 वैल्यूज़ मुझे मिल गई। थर्ड वैल्यू के लिए मैं z और y की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूँगा, तो फाइनली मेरे पास वेरिएबल x की भी वैल्यू आ जाएगी और ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा बाय चेंजिंग इनटू एचलॉन फॉर्म। तो इसमें हम पुट करते हैं, पुट वैल्यूज़ ऑफ x and y in equation, sorry, x and z in equation 1। इक्वेशन 1 में आप पुट करें तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। पुट वैल्यूज़ ऑफ x and z in equation 1, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x प्लस 2, y की वैल्यू हमारे पास 5/3, z की वैल्यू हमारे पास आई है -20/9 इक्वल टू 2। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं और उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा जी 2 + 20/9 और -10/3। अब आप एलसीएम ले लें, अब आप, तो ये हो जाएगा जी 9, 18 + 20 - 30। तो ये आपके पास आ जाएगा, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो 30 - 20 - 10 और -10 18, तो 8/9। ये बेटा आपको किसकी वैल्यू मिल गई, x की वैल्यू। जी स्टूडेंट, एचलॉन फॉर्म को आपने कन्वर्ट किया किस में, अगेन इक्वेशन फॉर्म में। इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके आपने x, y, z की क्या फाइंड कर ली, वैल्यूज़। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y और z। अब आपने इस मैट्रिक्स को आगे फर्दर कंटिन्यू करना है और इसको कन्वर्ट करना है रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में। दोबारा से फिर आप इक्वेशन फॉर्म में लिखेंगे, ये तो आपके फाइनल आंसर और ये आंसर सेम आने चाहिए, ठीक है। रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जब दोबारा इक्वेशन में लिखेंगे तो द आंसर इन एचलॉन फॉर्म, that answer we find from echelon form and answer we will going to find from reduce echelon form must be same। दोनों का रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अच्छा, अब reduce echelon form क्या होती है, तो देखें बेटा reduce echelon form ये होती है कि उसकी प्रॉपर्टी फर्दर 2 प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं। नंबर 1, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में लीडिंग वैल्यू हमेशा 1 होगी। वो देखें ऑलरेडी लीडिंग वैल्यू हर रो की क्या है, 1 है। एक प्रॉपर्टी पूरी होगी रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की, फुलफिल होगी।
सेकंड प्रॉपर्टी ये होती है कि रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में अगर आपका मैट्रिक्स है तो लीडिंग वैल्यू के अलावा पूरे कॉलम में बाकी सारी एंट्रीज जीरो होंगी। तो ये देखें आपका ये कॉलम है फर्स्ट कॉलम, इसमें लीडिंग वैल्यू 1 है, बाकी एंट्रीज जीरो हैं, लेकिन इस कॉलम में लीडिंग वैल्यू 1 है, ये एंट्री तो जीरो है बट इसको आपको जीरो बनाना पड़ेगा। इसी तरह इधर लीडिंग वैल्यू 1 है और इन दोनों एंट्रीज को क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैं रिपीट कर दूं कि रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में गिवन मैट्रिक्स को अब आप कन्वर्ट करने लगे और उसके लिए बेटा आपकी कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि गिवन मैट्रिक्स की जो लीडिंग वैल्यू होगी उस वैल्यू के अलावा बाकी उस कॉलम में सारी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। तो अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ किसमें, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में। जी स्टूडेंट, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए लीडिंग वैल्यू जिस कॉलम में है उस लीडिंग वैल्यू के अलावा बाकी सारी एंट्रीज आपकी जीरो होनी चाहिए। तो इस लीडिंग वैल्यू को आप देखें जो पहली रो में थी उसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज जीरो हैं, तो यहाँ पे इसको आप इसमें कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है आपको फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में आए तो लीडिंग वैल्यू आपको रो के अंदर लीडिंग वैल्यू 1 है, तो इस कॉलम में इस एंट्री के अलावा बाकी सब जीरो होना चाहिए। तो नीचे तो जीरो मौजूद है, कोई इशू नहीं है, ऊपर जीरो करना है आपने बाय यूजिंग R2। तो R2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से ये माइनस कर दिया, ऑपरेशन आपके सामने है। तो इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा जी 1 0 0 0 1 0 और 1 0 1। ये देखें हमारे दो कॉलम जो हैं वो प्रिपेयर हो गए। 3 2 6, 3 2 6 -4/3 हो जाएगा और 5/3 और -20/9। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप देखें कि हमारा फर्स्ट कॉलम रेडी हो गया है और सेकंड रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में। थर्ड कॉलम पे अब आप थर्ड कॉलम में लीडिंग वैल्यू के अलावा बाकी सारी एंट्रीज को जीरो करेंगे। अब लीडिंग वैल्यू कौन सी होती है वो रो में देखते हैं। तो थर्ड रो में लीडिंग वैल्यू हमारी ये 1 है, इसके अलावा इस पूरे कॉलम में बाकी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। तो ये देखें ये एंट्री ऑलरेडी जीरो है, इसको आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इस 1 को आप जीरो बनाएंगे तो सिंपल आप इसमें से ले जाके थर्ड रो को फर्स्ट रो में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या ऑपरेशन करेंगे आप, बाय R1 - R3, तो आपका किस में चेंज आएगा, R1 में। जी स्टूडेंट, अब आपने थर्ड रो की लीडिंग वैल्यू आप देखें 1 है, इस लीडिंग वैल्यू जिस कॉलम में इसके अलावा बाकी सारी एंट्रीज जीरो होनी चाहिए। तो ये लीडिंग वैल्यू जो थर्ड रो की लीडिंग वैल्यू है थर्ड कॉलम में, तो इस 1 के अलावा बाकी सारी एंट्रीज आपकी क्या होनी चाहिए, जीरो। तो सिंपल इस 1 को यहाँ इस 1 में से आप क्या कर देंगे, माइनस, यानी R1 में से R3 को सिंपल माइनस कर दें तो इस लीडिंग वैल्यू के अलावा बाकी सारी एंट्रीज इस कॉलम में क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। तो वो हमने कर लिया, ये इसकी मैंने ऑपरेशन यहाँ लिख दी है कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 20/9 5/3 तो अनचेंज रहेंगे। तो -4/3 में से जब आप 20/9 माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई किया तो ये सिंप्लीफाइड रिजल्ट आ गया। तो ये आपकी आ गई बेटा रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। क्यों रो रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म है ये, इसलिए कि लीडिंग वैल्यू देखें 1 है और लीडिंग वैल्यू जिस कॉलम में है बाकी सारी एंट्रीज जीरो हैं। लीडिंग वैल्यू 1 है, लीडिंग वैल्यू जिस कॉलम में है बाकी सारी एंट्रीज चेक कर लें आप, जीरो है। लीडिंग वैल्यू थर्ड रो में 1 है, बाकी सारी एंट्रीज इस कॉलम की क्या है, जीरो हैं। तो दैट इज कॉल्ड योर रिड्यूस रो एशेलॉन फॉर्म। रो ऑपरेशन से किया इसलिए इसको हमने रो का एक वर्ड साथ ऐड कर दिया, अदरवाइज यू कैन से इट इज़ अ रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म। अब दोबारा से इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को जो कि अब आपका कन्वर्ट हो गया रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में, इक्वेशन फॉर्म में आप लिखेंगे। तो देखें ये कोफिशिएंट ऑफ x है, बाकी दो कोफिशिएंट जीरो हैं। तो जब आप इक्वेशंस दोबारा से लिखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है 8/9, जो देखें प्रीवियसली आप देख सकते हैं यही वैल्यू आई थी आपके पास। इसी तरह y की वैल्यू आप देखो आपके पास आ जाएगी 5/3, प्रीवियसली जब आपने इसको एशेलॉन फॉर्म में करके कन्वर्ट किया था, सॉल्व किया था, तो यही आई थी। और लास्टली आपके पास z की वैल्यू आप देखें क्या आ रही है, z की वैल्यू आपके पास आ रही है -20/9। तो इस तरह से गिवन सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को आपने पहले किस में कन्वर्ट किया, एशेलॉन फॉर्म में। दोबारा उस एशेलॉन फॉर्म वाले मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट किया इक्वेशन में और आपने x y z के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया। फिर उसी मैट्रिक्स को आपने फर्दर प्रोसीड किया और उसको फाइनली आपने किस में कन्वर्ट किया, रिड्यूस एशेलॉन फॉर्म में। दोबारा से सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में जब उसको कन्वर्ट किया तो ये आंसर और जो आपका प्रीवियस आंसर था जो आपने कैलकुलेट किया था बाय यूजिंग एशेलॉन फॉर्म, दोनों सेम आ रहे हैं। तो इट मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन जो बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप क्वेश्चन 3 के रिमेनिंग 2 पार्ट्स या कोई भी क्वेश्चन
ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, जिसमें आपको कहा जाता है कि जी आप सॉल्व करें बाय यूजिंग एचलॉन एंड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म, आप ये प्रोसेस वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि जब आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो आप किसी भी सीक्वेंस में अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, आना आपने इधर ही होना है। क्योंकि याद रखिएगा कि हर मैट्रिक्स की एचलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचलॉन फॉर्म वो यूनिक होती है। यूनिक का मतलब है कि हर स्टूडेंट का आंसर जो है वो सेम आएगा अगर उन्होंने प्रोसेस सही अडॉप्ट किया। ये नहीं होगा कि एक स्टूडेंट R1 R2 या R3 में से कोई सीक्वेंस किसी भी सीक्वेंस में अप्लाई करता है तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, किसी एक और स्टूडेंट ने किया उसका रिजल्ट कुछ और आएगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक्यूरेटली अप्लाई किए हैं रो ऑपरेशन, वो आपकी मर्जी है जिस सीक्वेंस में अप्लाई करें आप, फाइनल रिजल्ट आपका यही आएगा, सबका सेम आएगा, ये याद रखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि अभी आप सीख रहे हैं तो इन लर्निंग प्रोसेस आप एक सीक्वेंस को फॉलो करें इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द गिवन मैटर्स इन एचलॉन एंड रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। और वो सीक्वेंस क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूँ कि वो सीक्वेंस क्या है जिसको आपने फॉलो करना है। ये आपका मैट्रिक्स है, आपने फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को क्या बनाना है, 1 बनाना है। किस में कन्वर्ट करने जा रहे हो आप मैट्रिक्स को, एचलॉन फॉर्म में। फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री को आपने 1 बनाना है। अगर वहाँ पे 0 है आपकी फर्स्ट रो में, उसको छोड़ दें आप, वेरी नेक्स्ट वैल्यू जो 0 के अलावा होगी वो लीडिंग वैल्यू कहलाती है। ये आपकी क्या है, ये लीडिंग वैल्यू है, LE लीडिंग वैल्यू है आपकी। इसको 1 बनाना है और फिर इसके नीचे आपके पास जितनी एंट्रीज भी होंगी उनको आपने इस फर्स्ट रो को यूज़ करके आपने क्या बनाना है, उनको 0 बनाना है। दोबारा गौर से सुने कि एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या होता है कि फर्स्ट रो की फर्स्ट एंट्री 1, उसके नीचे जितनी वैल्यूज़ हैं उसको आप 0 बनाएंगे। देन यू विल मूव ऑन टू सेकेंड रो। सेकेंड रो की सेकेंड लीडिंग वैल्यू यानी सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री आपने देखनी है, दैट शुड बी 1, यानी लीडिंग वैल्यू 1 होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। फर्स्ट वैल्यू तो ये है, तो उसके नीचे आपने एंट्रीज को क्या बनाना है, 0 बनाना है। जितनी भी रोज़ है नीचे इस एंट्री को यूज़ करके यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू होगी आपके पास, आपने इस 1 के नीचे 0 बनाना है। तो ये आपने प्रोसेस किससे करना है, R2 से ऑपरेट करना है। लास्टली फिर आप थर्ड रो पे आएंगे और थर्ड रो पे जब आप आओगे तो उसकी जो लीडिंग वैल्यू होगी उसको आपने 1 बनाना है। जो भी लीडिंग वैल्यू होगी उसको 1 बनाना है। जैसे लेट्स से का ऑलरेडी 1 है तो 1 बनाने के बाद उसके नीचे आप 0 बनाओगे। अब क्योंकि यहाँ तो हमारे पास कोई रो है ही नहीं, थर्ड रो तो है ही नहीं कि हम 0 बनाएं, तो ये जो प्रोसेस होगा आपका, यानी यहाँ पे कोई एंट्री हो सकता है, ये बेशक 0 हो या नॉन 0 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये स्क्वायर बैक्स में कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन लीडिंग वैल्यूज से नीचे आपकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात आप, ये 0 होनी चाहिए। ये लीडिंग वैल्यू 1 है, इसके नीचे पहले 1 बनाओगे फिर नीचे 0, और इसको 1 बनाओगे और इसके नीचे एंट्रीज़ को आप क्या बनाओगे, 0। तो क्योंकि इसके नीचे तो कोई रो नहीं है तो 0 बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर फोर्थ रोज़ होती तो फिर आप इस 1 के नीचे भी एंट्रीज़ को क्या बनाते, 0 बनाते। समझ के बाद तो जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा कि लीडिंग वैल्यू फर्स्ट रो की 1 होगी, उसके नीचे सारी एंट्रीज 0, लीडिंग वैल्यू सेकंड रो की 1 होगी, उसके नीचे सारी एंट्रीज 0, और थर्ड रो की लीडिंग वैल्यू 1 होगी और उसके नीचे अगर कोई एंट्रीज हैं तो वो 0। तो बेटा इसको कहते हैं एचलॉन फॉर्म, इसको हम कहते हैं एचलॉन फॉर्म। और सेकेंडली फिर आप इसको रिड्यूस एचलॉन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि आपने लीडिंग वैल्यू के अलावा उस कॉलम में जितनी एंट्रीज हैं उनको 0 बनाना है। तो नीचे तो 0 बन चुकी होंगी, ऊपर वाली एंट्रीज को भी फिर आपने क्या बनाना है, 0 बनाना है। यानी इस 1 को यूज़ करके इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। तो वो फिर आपकी बन जाएगी रिड्यूस एचलॉन, वो बन जाएगी रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। वो आपकी क्या बन जाएगी, रिड्यूस एचलॉन फॉर्म बन जाएगी। क्योंकि रिड्यूस एचलॉन फॉर्म की क्या कंडीशन होती है कि लीडिंग वैल्यू आपकी 1 होनी चाहिए उस कॉलम में, यानी रो की जो लीडिंग वैल्यू होगी उस कॉलम में 1 होनी चाहिए, और उसके अलावा सारी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं रिड्यूस एचलॉन फॉर्म। तो किसी भी सीक्वेंस में आप रो ऑपरेशन अप्लाई करके ये चीज़ें हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक सीक्वेंस में करेंगे स्टार्ट में तो आपसे मिस्टेक नहीं होगी, और जब आप सीख जाएँ तो फिर किसी भी ऑर्डर में आप रो ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 और 6 डिस्कस करेंगे, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। तो आप इसके नेक्स्ट 2 पार्ट ट्राई कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में मेंशन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।